नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत ने देश की नई सरकार के कामकाज शुरू करते ही उसे नया मंत्र दे दिया है। संघ सुप्रीमो ने अहंकार के बिना मर्यादा का पालन करते हुए काम करने वाले को ही सही जनसेवक बताया। उन्होंने 1 साल से झुलस रहे मणिपुर का सवाल भी उठाया। संघ प्रमुख ने सरकार को सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा है और जिस तरह से कहा है वह साफ संकेत देता है कि किसके लिए और क्यों कहा गया है। इसी पर देखिए हमारी आज की खास पेशकश। उससे पहले देख लेते रिपोर्ट। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 1 दिन बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर चुनाव राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की। भागवत ने सभी धर्मों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का अलग माहौल है। नई सरकार भी बन गई है। संघ नतीजों के विश्लेषण में नहीं उलझता, संघ इसमें नहीं पड़ता। लोगों ने जनादेश दिया है और सब कुछ उसी अनुसार होगा। आरएसएस चीफ ने मणिपुर के मसले पर काफी कुछ कहा और शांति बहाली नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। वहीं भागवत ने मोहन मंत्र भी दिया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ चुनाव नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता। चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो। संसद में सहमति बनाए, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहे। चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो। मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, वही सही सेवक। मणिपुर जल रहा, इस पर कौन ध्यान देगा? भारत ही चुनौतियों का समाधान दे सकता है। बाहर से आए विचारधारा में सिर्फ वे ही सही, बाकी गलत। बाहर के विचार हमारे यहाँ रह गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। दरअसल संघ प्रमुख के बयान को बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि नड्डा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब बीजेपी अब अपने पैरों पर खड़ी है। यही नहीं, इस बार के चुनाव में बीजेपी ने संघ से कोई मदद भी नहीं मांगी थी। पिछले 2 चुनावों में संघ यूपी से लेकर बिहार तक काफी एक्टिव था, लेकिन इस बार आरएसएस यूपी से भी दूर रहा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के बयान के बाद तो स्वयं सेवक भी एक्टिव नहीं रहे। अब भागवत के बयान को चुनाव परिणाम के बाद नड्डा के बयान से ही जोड़ा जा रहा है। बहरहाल एक तरफ सर संघ चालक ने मोहन मंत्र दिए, तो वही दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता मोहन भागवत के बयान के सहारे सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बयान से शुरू हुई सियासत में आगे क्या देखने को मिलता है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र पटेल, पूर्व विधायक कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। और दिनेश जैन जी हैं, जो कि संघ विचारक हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय बुकिल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश सर, जिस तरह से देखें, जब से राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वो जब से हावी हुआ है, या जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर ये कहा जा रहा है इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ संबंध ठीक नहीं है, कुछ अनबन चल रही है। क्या इसमें सत्यता है कि वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है अंदर खाने में कि वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है? लेकिन हाँ, जिस तरह से भी जेपी नड्डा का जो बयान लेने हम कि अब बीजेपी सक्षम हो गई है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इस प्रकार के बयान बीजेपी की तरफ से आना, आरएसएस इस बयानों को कैसे देखता है और इस वक्त आरएसएस का रुख क्या है? देखिए, आरएसएस तो मुख्यतः सामाजिक विकास को और समाज उत्थान के उद्देश्य को लेकर चल रहा है। आरएसएस का जो स्वयंसेवक है वो किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो आर्मी में जाए या व्यापार में जाए, उद्योग में जाए, राजनीति में जाए, उसको जो संस्कार संघ से मिले हैं उन संस्कारों का अनुपालन करते हुए वो अपने क्षेत्र में कार्य करता है। ये आरएसएस एक सीमा तक प्रशिक्षित करता है अपने स्वयंसेवकों को। उसके बाद वो स्वतः अपने पैरों पर खड़े होकर अपने क्षेत्र में उद्यम करते हैं, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अपना नाम कमाते हैं और उस प्रकार से सफलता अर्जित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से, चूंकि संघ का एक अनुषांगिक संगठन रहा है और उसमें संघ से प्रशिक्षित होकर कार्यकर्ता काफी संख्या में गए हैं,
और संघ के संस्कारों का अनुपालन करने का उनको समय समय पर निर्देश भी दिया जाता है। तो ऐसे में यदि नड्डा जी ऐसा समझते हैं कि उनका संगठन अब संघ के सहायता के लिए आतुर नहीं है या संघ के बिना भी वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, तो नड्डा जी की समझ है। लेकिन संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अपने विचारों का अनुपालन करते हुए, अपनी विचारधारा पर चलते हुए, अपने विचार निर्देशों पर चलते हुए उद्यम करता है। और वो जिस संगठन के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए जहां उसको आवश्यक होता है, वो निर्देशों का पालन करते हुए उद्यम करता है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, लेकिन अगर संघ की विचारधारा से मेल खाता है और फिर संघ के विचारों के ऊपर चलता है वो संगठन, तो स्वयंसेवक निश्चित रूप से उसी संगठन के लिए काम करता है और स्वयं की प्रेरणा से करता है। वो किसी के निर्देश पर या किसी के अनुदेश पर नहीं काम करता। स्वयं की प्रेरणा से ही संघ का कार्यकर्ता अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र उत्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रेरित होकर काम करता है। ठीक है। जिस तरह से वकील जी देखें, जो बीजेपी के जितने भी चाहे वरिष्ठ नेता ले लें, चाहे वो बड़े बड़े दिग्गज ले लें, वो सब कहीं ना कहीं आरएसएस से वहां से आए हैं। जाहिर सी बात है कि उसी दीक्षा से कहीं ना कहीं परिपक्व होकर राजनीति ज्वाइन की है। चाहे कितना भी बड़े खांटी, खुद नरेंद्र मोदी ले लो या जेपी नड्डा खुद स्वयं ले लो, एक से एक बड़ा नेता यहाँ से है। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से जिस ट्रैक पे चल रही है, जिसे हमने देखा लगातार, जो संघ कहते हैं कि वो भी लगातार इस चीज का विरोध करता रहा है कि बीजेपी संगठन है, कि ये हमेशा से क्या लगा रखा 2014 से कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी ही मोदी, मतलब एक व्यक्ति विशेष के ऊपर चुनाव हमेशा क्यों लड़ा जा रहा है, बल्कि बीजेपी एक संगठन है उस पर क्यों नहीं। क्योंकि आरएसएस भी इस पर कई बार ऐतराज जता चुका है कि इस तरह से नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ध्यान न दिया जाए, पूरे पार्टी के ऊपर विशेष फोकस किया जाए। तो क्या अब जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो अमित शाह ले लें, चाहे वो नरेंद्र मोदी ले लें या फिर जेपी नड्डा ले लें, ये लोग बीजेपी की दिशा बदल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी का जो रिश्ता है वो उस मोड़ पे आ गया है कि जब बीजेपी आरएसएस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह हो गई है, तो वो चीजें हाथ से उस तरह से निकल रही हैं, ऐसा लग रहा है। अभी भागवत जी ने जो कहा वो तो बताया आपने, लेकिन आज उससे भी एक कड़ी आगे जाकर देखें, संघ के मुखपत्र जो है 5 में रतन शारदा जी का लेख छपा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आरएसएस जो है बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब चुनाव के अंदर हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, हमसे कोई राय मांगी गई, हमसे कोई कहा गया कि आप ये काम करिए। इसका मतलब ये है कि संघ और भाजपा की दूरियां कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। जो जिस तरह का फुल इन्वॉल्वमेंट पहले होता था वो शायद इस बार चुनाव में नहीं रहा होगा। मैं हालांकि ये नहीं कहता कि संघ और भाजपा अलग हो चुके हैं, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया बढ़ रही है। जो भाजपा की इंडिपेंडेंसी है वो अगर इस तरह से हो रही है कि अगर उनको चुनाव में मात खानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय आरएसएस के लिए भी होना चाहिए, और है भी। भागवत जी ने जो कहा है वो, हालांकि वो संकेतों में बात कहते हैं, सीधे तौर पर नहीं कहते हैं, लेकिन सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पार्टी पर व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और संघ तो व्यक्तिवाद के खिलाफ शुरू से ही रहा है, लेकिन बीजेपी उस दिशा में जा रही है जहां सारी विचार, उपलब्धियां, कार्यशैली, ये सारी चीजें एक व्यक्ति पर केंद्रित होती जा रही। यानी सारी भाषा हमसे मैं में बदल गई है, और बल्कि मैं से भी आगे मोदी में बदल गई है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईजैक हो, तो साफ साफ तौर पर ये इशारा है। उसको वो समझते हैं नहीं समझते वो अलग बात है, लेकिन कहने का कोई असर होता है कि नहीं होता, देखने की बात तो अब ये है। ठीक है। शैलेंद्र पटेल जी, आप हमेशा से विपक्ष चूंकि हमेशा से कहता रहा है कि बीजेपी आरएसएस एक ही है, हालांकि आरएसएस इससे इनकार करता रहा है कि राजनीति में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हम बनाते हैं ना हम बिगाड़ते हैं। हाँ, जहां नैतिक मूल्यों की बात होती है हम सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि जो खटपट का दौर चल रहा है, या फिर जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, इसी का नतीजा है शायद जो बीजेपी भुगत रही है। तो ऐसा विपक्ष, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक हुआ या नहीं ये ठीक हुआ? क्योंकि इससे बीजेपी कमजोर होगी, इसमें कोई अच्छे विद्वान ये चीज कह रहे हैं। देखिए दीपक जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, ठीक है, लेकिन मैं, क्योंकि अजय वोकल जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत पैनी नजर रखते हैं, बहुत अंदर तक की खबरें हमें पढ़ने को मिलती है उनके माध्यम से। लेकिन आज स्टूडियो में मैं आदरणीय दिनेश जैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बुरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने सत्य को स्वीकारते हुए बात कही। अभी तक तो बहुत से मंचों पे ये कहा जाता था कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात, हमेशा कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि नहीं,
ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, कितना ज्यादा है कितना कम वो विषय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन कई बार उसको नकारा जाता है, और वो नकारने में नड्डा जी ने नकार दिया कि हमें आवश्यकता नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बात आज ही अंदर खाने से निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर खाने से निकल कर आ रही है कि इस हार के पीछे, या जो बात मैं को दर के 400 पार की बात करने वाली बात थी, वो आज 240 पे क्यों रह गए 370 वाले? कहीं ना कहीं वो मैं हावी था। और मैं वकील जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैं से मोदी और मोदी से भगवान, वहां तक वो पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं वो चीज को जनता ने नकारा है। इस रिजल्ट में बाकी चीजें अपनी जगह हैं, क्योंकि एक फैक्टर से चुनाव को जीतता ना हारता है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने काम करते हैं, लेकिन उस रिजल्ट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उन फैक्टरों में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा फैक्टर अहंकार का था, जो कि भागवत जी ने इंगित किया। मैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले एक बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को खलती थी कि हमें कांग्रेस विहीन देश को बनाना है। आज वही बात उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मुझे आचार्य विद्यासागर जी विधानसभा में आए थे और मुझे उनका प्रवचन सुनने को मिले थे। एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी उस समय कि जिस तरीके से एक पक्षी बगैर एक पंख के नहीं उड़ सकता, उसको उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता है, उसी तरीके से प्रजातंत्र पक्ष और विपक्ष के साथ ही चल सकता है। हम विपक्ष को जब खत्म करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए नुकसान वाली बात होगी। और आज भागवत जी ने भी वही बात की। हाँ, सरकार कोई भी बनाए वो अलग विषय, वो जनता का निर्णय होता है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है, जो सरकार होती है, जिसकी पार्टी की सरकार होती है, वो उतना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है, और इन दोनों के ही साथ में हमारा देश आगे बढ़ता है। खैर, ये बात जो भागवत जी ने क्या, जो आज उनका उद्बोधन था, या जो जैसे वकील जी ने कहा कि जिस तरीके से आज उनके लेख में वो जो लिखा गया, ये उस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं अहंकार भाव जो मोदी जी में आया था, उस अहंकार से काम नहीं चलता। किसी का भी अहंकार हो, चाहे मैं कोई कांग्रेस के कोई लीडर कोई आएगा तो वो भी नहीं चलेगा। राजनीति में अहंकार का कहीं स्थान नहीं होता है। और जब हम ये कहें मैं प्रधान सेवक और फिर साथ में मैं आता है, तो वो दोनों बातें कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रोवर्टी हो जाती है, एक दूसरे से दूर होने लगती है। खैर, आज जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज सरकार बनी है, और आज जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मणिपुर से लेकर जो टिप्पणी की है कि साल भर से मणिपुर जल रहा है, आज एक कदम उठाकर, क्योंकि हमारे ही देश का वो एक हिस्सा है और उसमें अगर हिंसता नहीं रुक रही है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार हमारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, लेकिन हमें हमारे उस राज्य को, जो हमारा अपना अंग है, हमारा अपना हिस्सा है, अगर वहां पर हिंसा नहीं रुक रही है तो सबसे पहले उस हिंसा को रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। ठीक है। दिनेश, जिस तरह से देखने को मिला कि राम मंदिर में जो कहा गया कि चाहे वो गेस्टों की सूची हो या फिर ये कहना हो कि अभी राम मंदिर का निर्माण, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा वो ना की जाए, चुनाव के बाद की जाए, फिर चाहे वो प्रत्याशियों को लेकर हो, चाहे वो चुनाव के वक्त के जो मुद्दे हों कि बीजेपी को यह सलाह देना कि ये मुद्दे अभी ठीक नहीं है रखना, आप तानाशाही वाली अपनी छवि बना रहे हैं। क्या वाकई ऐसा रियलिटी में भी हुआ था कि महज रूमर है कि बीजेपी को बार बार आरएसएस गाइड करता रहा है, और कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि वो हमेशा से जो गाइडेंस है उसको नकारते चले आ रहे हैं, और इसी वजह से यह हालात आज इस वक्त उत्पन्न हो गए हैं कि अब बीजेपी आरएसएस की सुन नहीं रहा है या फिर मान नहीं रहा है? नहीं, बीजेपी को आरएसएस बीजेपी को निर्देश देती है ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। आरएसएस सलाह बोला सर मैंने। हाँ, सलाह भी आरएसएस कभी बीजेपी को नहीं देती। बीजेपी के लोग अपने निर्णय खुद करते हैं, उनकी अपनी संगठन है, अपने संगठन की बैठक वो करते हैं, उस बैठक में वो निर्णय लेते हैं। संघ से उनका पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कोई एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पॉलिसी मेकिंग के मामले में भाजपा खुद अपने पॉलिसी डिसाइड करती है और अपने निर्णय लेती है, लेकिन संघ के जो स्वयंसेवक है वो जब भी कोई गतिविधि देश में होती है, कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई अकाल पड़ता है, भूचाल आता है, या कोई सहायता की आवश्यकता होती है, या देश से संबंधित किसी समस्या के सॉल्यूशन की, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होती है, तब निश्चित रूप से संघ का स्वयंसेवक एक्टिव होता है, क्योंकि वो चैतन्य है और राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते हुए वो जो उपयुक्त होता है वो करता है। अगर चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय एक नागरिक का जो दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए संघ का स्वयंसेवक अपने गतिविधियों में संलग्न रहता है। अब वो संघ का स्वयंसेवक जो उसको संस्कार मिले हैं, जो उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा पे चलते हुए जिस संगठन का भी समर्थन करना है वो करता है। ऐसा कोई हमारे
ऊपर से कोई निर्देश नहीं है संघ की तरफ से कि आप इस पर्टिकुलर संगठन का जाके समर्थन करें या इसके लिए फील्ड में जाके काम करें, ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से वो अपनी विचारधारा के अनुरूप जिस संगठन की मदद करना चाहता है वो करता है। तो अगर देश के उत्थान के लिए उसको ऐसा लगता है कि हमें फला संगठन का समर्थन करना चाहिए तो वो करता है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि संघ और भाजपा की दूरियां बढ़ी हैं, ना तो दूरियां बढ़ी हैं ना घटी हैं, दूरियां अपने स्थान पर हैं। संघ का एक अलग उद्देश्य है, संघ का एक अलग एजेंडा है, संघ अपने एजेंडे पर चल रहा है। जैसा कि आज परम पूज्य भागवत जी ने कहा कि क्या हुआ कैसे हुआ ये विचार करना हमारी नियति नहीं है, ना ये हमारा काम है। हम तो एक काम करते हैं और उसके बाद जो परिणाम आया वो क्यों आया कैसे आया इसका एनालिसिस करना हमारा कर्तव्य नहीं है, ना हमारा कार्य है। हम इसके बाद चुनाव संपन्न हो गए, कौन सी पार्टी जीती, क्या बहुमत रहा, किसकी सरकार बनी, वो अपने स्थान पर है। हम अपने आगे के उद्देश्यों को लेकर, सामाजिक समरसता हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है आज के समय में। सामाजिक समरसता और दूसरे उद्देश्यों को लेकर समाज का शिक्षण है, समाज का संस्कारित करना है, और दूसरे जो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गरीबों के क्षेत्र में लेकर के, आदिवासी क्षेत्रों में लेकर के जो काम संघ के हैं, जो एजेंडे चल रहे हैं, जो उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसके काम में संलग्न होकर संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे हैं। एक गतिविधि हो गई, संपन्न हो गया, वो दैट इज ऑल। उसके बाद उससे कोई लेना देना संघ के स्वयंसेवकों का या संघ का नहीं है। ठीक है अजय जी, जिस तरह से देखें आज मोहन भागवत जी ने जिस तरह से एक आईना दिखाया कि, और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने अहंकार जैसे कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया, वो सबको पता है कि किसके लिए थे और कैसे थे और कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो शब्द। क्योंकि हमने देखा है कि कभी भी आरएसएस बीजेपी की कार्यप्रणाली को आईना दिखाता नहीं है। हमने देखा कई मंचों से उन्होंने ऐसी किसी नीति रीति पर कभी सवाल उठाए नहीं ज्यादातर, लेकिन अभी वो जिस तरह से आईना दिखा रहे हैं, सवाल उन्होंने अभी भी नहीं उठाया। अभी भी उन्होंने आईना दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे हालात हैं, इन पर भी फोकस करना चाहिए आपको। तो क्या ये कहा जाए कि अब बीजेपी को अगर आरएसएस आईना दिखा रहा है तो बीजेपी को किस ओर बढ़ना चाहिए, किस ओर नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, संघ आईना दिखाता है नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने वैचारिक फ्रेम के आईने में वो बीजेपी को जरूर देखता रहता है, लगातार जांचता रहता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। अभी जैसे भागवत जी ने कहा कि संघ हमेशा सामाजिक समरसता के पक्ष में रहा है ना, और मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है लंबे समय से। सवाल ये है कि अगर वहां सामाजिक समरसता टूट रही थी तो भागवत जी ने जो आज बात कही वो 6 महीने पहले अगर बोलते तो शायद ज्यादा असर होता उसका। अगर ये चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद उन्होंने मुद्दा उठाया है तो मेरे ख्याल से ये बहुत देर हो चुकी है, और सरकार की गलती तो इसमें निश्चित रूप है। अगर साल भर से वहां पे सामाजिक समरसता टूट रही है, एक जाति का व्यक्ति, मतलब एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के मोहल्ले में नहीं जा सकता, वो मार डाला जाता है, इससे भयानक स्थिति तो क्या हो सकती है? देखिए, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग हैं। भोपाल में भी हो सकता है, कोई किसी का समर्थक हो सकता है, किसी का समर्थक हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कोई इधर का उधर चला जाए तो उसको जिंदा बचने की गारंटी ना हो। इतनी भयावह स्थिति अगर मणिपुर के अंदर हो चुकी है कि मैतेई कुकी के इलाके में नहीं जा सकते, कुकी मैतेई के इलाके में नहीं आ सकते, तो ये तो इस पर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है अमित शाह शुरू में जब पिछले साल 3 मई को शुरुआत हुई थी इस हिंसा की, उसके बाद अमित शाह 4-5 दिन के लिए वहां गए थे, उन्होंने कोई मीटिंग की थी, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ, ना कोई वहां से आज तक बड़ा आदमी गया। प्रधानमंत्री छोड़िए, सरकार का कोई बड़ा आदमी भी नहीं गया, और सारा वीरेंद्र सिंह पर आपने छोड़ दिया है। और कुल मिला के स्थिति ऐसी है कि पता नहीं सरकार क्या सोच रही है और क्या उनका वोट बैंक उनको संभाल रही थी। वो नतीजा भी उल्टा आया, मणिपुर से आप दोनों सीटें हार गए। इसका मतलब है कि जिस मैतेई समुदाय को ध्यान में रख करके, अपना वोट बैंक को ध्यान में रख करके सरकार ये सब कर रही थी, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है। तो सवाल है आखिर हासिल क्या हुआ इससे? और चलिए वोट बैंक भी छोड़ दीजिए, एक सामाजिक जो एक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है ना, वहां की राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है, चाहे किसी पार्टी की सरकार, उससे मतलब नहीं है। अगर एक प्रदेश अगर इस साल भर से इस तरह जल रहा है, उसको आप कश्मीर में सारी कोशिश कर रहे हो, वहां पे आपने काफी तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन मणिपुर में आप क्यों नहीं कर पा रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। और कोई कोशिश होती दिख भी नहीं रही है, सफलता मिले ना मिले वाला मुद्दा है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आखिर मणिपुर को उसको भाग्य के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया। और भागवत जी ने अगर ये बात कही है तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये बात बहुत पहले कहनी चाहिए थी ताकि सरकार चेते, और अभी भी कहने के बाद चेतेगी कि नहीं चेतेगी अपन नहीं कह सकते। ठीक है, अब जिस तरह से देखा शैलेंद्र जी, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जो मुद्दे रखे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो बातें रखी, नैतिकता की रखी, जैसे भी रखी, जो भी रखी, वो कहीं ना कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बीजेपी को निशाना साधने के लिए एक कंधा मिल गया?
देखिए, निशाना साधने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत से मामले हैं। अब वो कई बार कहते हैं कि हम उनसे संबंध नहीं रखते, तो कई बार लगता है कि गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं। तो वो बात में मैं नहीं जाना चाहता, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। और उनका कहना इसलिए लाजमी होता है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम तो उनका है, आप माने या ना माने, आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, सबको दिखता है उस तरीके से, लेकिन स्वीकारोक्ति नहीं होती है। और आप उम्मीद भी उसी से करेंगे ना जो आपको सहयोग कर रहा है, जिससे आप सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि भागवत जी ने कहा कि राजनीति में युद्ध की तरह नहीं लड़ा जाना चाहिए, उसमें कई बार जो बातें आती हैं उसको हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में जो परोसा जाता है उसके बारे में उन्होंने इशारा किया। तो अब ये तो देखें कहां शुरुआत हो रही, कौन की शुरुआत हो रही। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द आज कहीं ना कहीं अगर हमें नीचा देखना पड़ता है तो हमें कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। पूरे प्रचार में आप देखें, मंगलसूत्र से लेकर आप मांस से लेकर मुझे तक के शब्द है, तो ये कहां लेकर जा रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक तो थे ही थे, लेकिन आप कहीं इस बात को नहीं भूलें कि आप 10 साल के प्रधानमंत्री भी हैं। विश्व में आज आपकी तरफ अगर आप कहते हैं कि देखा जा रहा है विश्व गुरु बना रहे हैं और वो इस तरह की बात करेंगे तो उससे देश का मान बढ़ा कि देश का मान घटा। आज कहीं ना कहीं इस चुनाव से देश का मान नहीं घटा ना, रिजल्ट कुछ भी आया हो, अगर आज मान घटेगा तो हम सबका मान घटेगा। हम देश को कहां लेके जा रहे हैं। आज राजनीति से हट के बात है, चुनाव जीत हार हो गया, लेकिन हमें जिस तरह की एक भूमिका देश को बढ़ाने में चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो अगर भागवत जी ने चिंताएं जाहिर की है, जैसा भी अजय जी ने कहा कि कुछ मामले में उनको पहले कर देनी थी, अभी उनका आउटलुक है कि कब कर रहे हैं, और राजनीति में पहले करी बाद में करी, अभी उनका विषय। लेकिन विषय इस बात का है कि इस आज सत्ता में वो हैं, सरकार में वो है, कदम उनको बढ़ाना होगा, क्योंकि आज देश को संचालन की व्यवस्था उनके हाथ में। पहला कदम तो वहीं से आएगा ना, किस तरफ हम देश को ले जाना चाहेंगे, ये सत्ता पक्ष निर्णय करेगा। हम कहते विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाता, तो आप भी तो अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। आप अगर हाथ बढ़ाएंगे तो अगर आता है तो आपको कहना लाजमी है, आप वो चीज तो कर नहीं रहे। जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा भी आया कि उस समय सबके सामने वाली बातें हैं कि कौन ने उद्घाटन के लिए कौन के हाथों होना चाहिए था। हम सब सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, आप भी दीपक जी बैठे हैं, मेरे दोनों कहीं ना कहीं चीजें हैं, लेकिन जो आज सामने, मैं खुद अयोध्या गया, दिख रहे हैं कि अभी गुंबज बना नहीं है, वहां पर जो हमारा कलश चढ़ना चाहिए उसकी कहीं वहां पर स्थापना नहीं हुई है, कहीं हमारे शिखर की स्थापना नहीं है मंदिर का। तो बात आती है, अगर नहीं होता तो ये बात नहीं आती। आज जनता उसको स्वीकार कर रही कि जल्दीबाजी की, चुनाव के लिए किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। समय राजनेता की कथनी और करनी में समानता होती थी, आज वो समानता की कहीं आई है। सिर्फ कहने से काम नहीं होगा, उसको आपको कहीं ना कहीं करना होगा। ठीक है दिनेश सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि बीजेपी में ऐसा कोई ना तो हस्तक्षेप है, ना हम कोई निर्देश देते हैं, ना हमारा कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे कभी आपने कहा कि हम सिर्फ समाज और मानवता के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जब कभी भी देखा किसी भी राज्य में कोई भी मंत्री बनाया जाता है, कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो विद्वान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे विषय विशेषज्ञ हो, हमेशा ये देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस क्या रहा, सब कुछ देखते हैं। लास्ट में ये देखते हैं अच्छा ये संघ से जुड़ा हुआ आदमी है इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, इसलिए मंत्री बनाया गया, संघ से आता है। हमेशा ये चीज बहुत मुख्य रूप से रखी जाती रही है कि ये चूंकि संघ से है इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो अब ऐसे में चूंकि जितने भी पद हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए, लगभग संघ से निकले हुए या संघ से विचारधारा से ओतप्रोत लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पद को सुशोभित कर रहे हो। तो अब आप ये कहें कि हम उन्हें किसी भी तरीके से ना तो गाइडेंस कर रहे हैं, ना हमारी कोई दूरी आई है, ना खाई पैदा हुई है, तो पर सर ये तो फिर थोड़ा सा अलग अलग मुद्दे लग जाते हैं, थोड़ा अलग अलग देखने को मिल जाता है फिर। अब देखिए ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता है किसी क्षेत्र में और उसकी विशेषज्ञता है कि वो उस क्षेत्र में योग्य व्यक्ति है, उस क्षेत्र के उसके कार्यों का उसको अनुभव है, उसको उसमें प्रशिक्षण है उसके पास, तो वो अगर संघ से उसका बैकग्राउंड है तो इसमें क्या दोष है। अगर वो उस पद के लिए वो उपयुक्त होता है, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं संघ से जुड़ा हुआ है तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई एतराज है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तो संघ से नहीं है, लेकिन वो सर्वोच्च पद पर आसीन है। इसी प्रकार से बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनमें संघ से संबंधित व्यक्ति नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई संघ से संबंधित व्यक्ति बैठा है जिसके बैकग्राउंड में संघ का प्रशिक्षण रहा है,
तो उसकी अगर विश्वसनीयता बनती है, विशेषज्ञता बनती है उस क्षेत्र में, और उसको उस पद के उपयुक्त समझकर उसको वहां बैठाया जाता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दोष है, बल्कि इसमें तो समाज और देश का हित ही इन्वॉल्व है। ठीक। अजय जी, एक लास्ट कमेंट कम शब्दों में, चूंकि समय समाप्ति की ओर है, अगर ये खाई और बढ़ती है, आरएसएस अपनी जगह है, वो वहीं दृढ़ रहने वाला है, सरकार में इन्हें रहना है, बीजेपी अब चूंकि अपने पैरों पे चूंकि कह रही है कि वो खड़ी होने लग गई है, अभी हालांकि लड़खड़ा गई जैसी खड़ी हुई, भविष्य क्या होगा अगर ये खाई बढ़ती है तो बीजेपी का? नहीं देखिए, अगर ऐसा हुआ तो अंततः नुकसान बीजेपी का ही है ना। संघ तो अपना काम कर रहा है, करता रहेगा भाई, उनका उद्देश्य तो बहुत लॉन्ग टर्म उद्देश्य है, तो वो तो चलता रहेगा और लोग काम करते रहेंगे, लेकिन नुकसान बीजेपी को होगा क्योंकि ये तात्कालिक नुकसान है। और दूसरी बात यह कि जो बीजेपी व्यक्तिवाद हावी हो गया है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, इसमें अगर कोई बदलाव नहीं आता है, हालांकि अगर बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका, अजय जी आपका, दिनेश सर आपका इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से देखें लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, बीजेपी अलग बयान दे रही है, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने अलग निशाना साधा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जिस तरह से जो वैचारिक मुद्दे हैं वो सामने रखे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों में खाई जो बीच में कहा जा रहा है कि वो बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अभी लड़खड़ाई है, जिस तरह से एक सबक बीजेपी को मिला है, उससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो अपनी दिशा बदले और जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जो प्रभाव या कहा जाए कि बीजेपी पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं कम हो और फिर से आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ सामान्य हो। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।